हेलो एवरीवन। तो चलिए हम अपने आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर तक हम लोग ने क्या पढ़ लिया था, प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन का टोटल A to Z जितना भी प्रोसेस है उसको डिटेल में हम लोग ने देख लिया था। अब इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन को, जो कि हमारा थर्ड इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो टॉपिक लगा लीजिए इवेंट नंबर 3 पोस्ट फर्टिलाइजेशन। नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा होगा पोस्ट पोस्ट मतलब क्या होता है कि आफ्टर दैट, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है। तो इसमें वो सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद यूज होता है। लिख लीजिए ध्यान से यहाँ पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फ्यूजन होने के बाद मेल और फीमेल गैमेट आकर के फ्यूज कर गया, उसके बाद की क्या क्या प्रोसेस है एम्ब्रायो को फॉर्मेशन करने के लिए, यानी ऑफ स्प्रिंग को फॉर्मेशन करने के लिए, उसमें जितने भी प्रोसेस आते हैं वो सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले देखिए जायगोट जायगोट के बारे में देखते हैं। जायगोट क्या यूनिवर्सली जायगोट का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है 2n। ठीक है, ये कैसे है आपको पता होगा क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो दो गैमेट तो हो गए, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट। गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है, ये भी आपको पता ही होगा, और दो हैप्लॉइड आकर के मिलेगा तो डिप्लॉइड ही बनाएगा। तो जायगोट यूनिवर्सली मतलब सभी जगह डिप्लॉइड कैसे होता है ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अच्छा ये जरूरी नहीं कि जायगोट अगर डिप्लॉयड है तो नया जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो भी डिप्लॉयड ही हो, वो हैप्लॉयड हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, जायगोट डिप्लॉयड होता है ये हम लोग समझ गए। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये दोनों के बारे में हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिफरेंस देख लिया था कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जायगोट फॉर्म कहाँ होगा, थोड़ा सोचिए। अगर फर्टिलाइजेशन फ्यूजन अगर मान लीजिए कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो रहा है, कोई भी इन्वायरमेंट हो सकता है, जैसे वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, लैंड हो सकता है, किसी भी एक्सटर्नल मीडियम में अगर मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन यानी कि दो गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, तो जायगोट का फॉर्मेशन कहाँ होगा। जायगोट का फॉर्मेशन भी उसी इन्वायरमेंट में होगा जहां पर कि फ्यूजन हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों आकर के पानी में मिल करके फ्यूज कर लिया और जायगोट लैंड पे जाके बनेगा, ऐसा तो नहीं है। जहां पर फ्यूजन होगा वहीं पर जायगोट भी बनेगा। तो ये वाला पॉइंट ध्यान से नोट कर लीजिए। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जायगोट इज फॉर्म इन एक्सटर्नल मीडियम, और जनरली ये एक्सटर्नल मीडियम ज्यादा मैक्सिमम केस में क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन का बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है। तो जायगोट का फॉर्मेशन भी बॉडी के अंदर ही होगा, तो उसको भी नोट कर लीजिए। बट इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन जायगोट इज फॉर्म inside the female body। ठीक है, तो ये चीज तो बहुत क्लियर है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जायगोट कहाँ बनता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जायगोट कहाँ बनता है। अब देखिए जायगोट का आगे का डेवलपमेंट, मतलब जायगोट तो बन गया, अब जायगोट से नया ऑफ स्प्रिंग कैसे बनेगा, ये चीज किस चीज पे डिपेंड करता है। ये चीज देखिए, सोचिए जरा कि जायगोट बन गया, उसके बाद जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा उसका क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या होगा उसमें कि वो जायगोट जाकर के एम्ब्रॉय बन जाए। तो वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, दो चीज पे डिपेंड करेगा। पहला तो लाइफ साइकिल, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म का जायगोट बना है
और जिसका न्यू इंडिविजुअल बनने वाला है उसका क्या लाइफ साइकिल है, और दूसरा इन्वायरमेंट में, मतलब जहां पर जायगोट सिचुएटेड है फ्यूजन होने के बाद, उसके बाद आउटर इन्वायरमेंट, आउटर एटमोस्फेयर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि जायगोट का कैसा होगा। तो ध्यान से पॉइंट लगाइएगा, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जायगोट डिपेंड्स ऑन लाइफ साइकिल एंड इन्वायरमेंट। यानी कि लाइफ साइकिल और इन्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। लाइफ साइकिल किसका, उस ऑर्गेनिज्म का जिसका कि इंडिविजुअल बनने वाला नया ऑर्गेनिज्म, और इन्वायरमेंट तो जान ही रहे होंगे कि सराउंडिंग हमारा एटमोस्फेयर कैसा है। तो इन्वायरमेंट में आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लाइफ साइकिल मतलब क्या समझते हैं इसको भी डिटेल में देख लीजिए। अब लाइफ साइकिल कितने तरह का लाइफ साइकिल हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म का, दो तरह का, या तो लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होगा या तो लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होगा। मतलब जो ऑर्गेनिज्म बनेगा या तो वो हैप्लॉइड होगा या तो वो डिप्लॉयड होगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, पहला हैप्लॉन्टिक यानी कि N, और दूसरा 2N यानी डिप्लॉन्टिक। अब यहाँ पर हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट यही लगाया था कि जायगोट यूनिवर्सली 2N होता है, यानी कि जायगोट पहले से ही क्या है 2N है। अब 2N से 2N बनना है तो माइटोटिक डिवीजन होगा, ये तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, और 2N से N बनना है तो मियोसिस होगा। तो आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कैसा कैसा लाइफ स्पैन होता है ये हम लोग देख लिए कि हैप्लॉन्टिक भी हो सकता है, डिप्लॉन्टिक भी हो सकता है। अब यहाँ पर बुक में एक पॉइंट दिया हुआ रहता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इसका मतलब क्या समझते हैं। तो चलिए हम इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं। तो आप लोग को पीछे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो मैंने हैप्लोडिप्लॉन्टिक को एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिया। व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन जायगोट इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका कि लाइफ साइकिल ना ही फुल्ली हैप्लॉयड है ना ही फुल्ली डिप्लॉयड है, दोनों मिला हुआ है यानी हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। उस केस में जायगोट का कैसा डेवलपमेंट होगा ये चीज देखिए। अब क्योंकि हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों इसमें है, तो माइटोसिस प्लस मियोसिस दोनों भी होना चाहिए, क्योंकि हैप्लॉन्टिक का क्या होता है, हैप्लॉन्टिक का मियोसिस डिवीजन होता है और डिप्लॉन्टिक का माइटोसिस डिवीजन होता है। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक यानी कि हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों है, तो मियोसिस माइटोसिस भी दोनों होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें कि इस तरह के लाइफ साइकिल पाया जाता है। तो सबसे पहला प्रोसेस तो क्या होता है जायगोट में कि माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। फर्स्टली द माइटोटिक सेल डिवीजन विल टेक्स प्लेस एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, यानी कि पहले 2N था और माइटोटिक सेल डिवीजन होने के बाद भी 2N ही बन गया, लेकिन वो जायगोट से स्पोरोफाइट बन गया। और सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है कि वापस से उस स्पोरोफाइट का डिवीजन होता है, लेकिन यहाँ पर माइटोटिक नहीं मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जो कि क्या बनाता है, स्पोर बनाता है, यानी कि जो हैप्लॉयड स्पोर बनाता है। तो इसको आंसर के रूप में लिख लीजिए, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट zygote undergoes mitotic cell division to form diploid यानी कि 2N, diploid यानी 2N। So in most of the plant, zygote undergoes mitotic cell division to form diploid sporophyte. And again, it undergoes
मियोटिक सेल डिवीजन, यानी माइटोसिस होता है मियोटिक सेल डिवीजन। टू फॉर्म हैप्लॉइड यानी कि एन हैप्लॉइड स्पोर्स। तो इस आंसर में आपको याद क्या रखना है कि सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है माइटोटिक सेल डिवीजन, और जिससे बनता क्या है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। सेकेंड स्टेप में मियोटिक सेल डिवीजन होता है और उससे बनता क्या है हैप्लॉइड स्पोर्स। ये चीज ध्यान रखना है कि पहले स्पोरोफाइट बनता है बाद में स्पोर्स बनता है, ठीक है। तो यानी इससे हम लोग को क्या कंक्लूजन मिला, जितना भी अभी तक हम लोग पढ़े हैं उससे हम लोग को क्या क्या कंक्लूजन मिला ये देखते हैं। उससे पहले एक और पॉइंट देख लीजिए एल्गी की केस में। इन सम एल्गी एंड फंगी ये क्या करते हैं कि जाइगोट फॉर्म करने के बाद अपने ऊपर एक थिक लेयर बना लेते हैं, मतलब थिक वॉल का लेयर प्रोडक्शन कर देते हैं, जो कि क्या करता है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डैमेज और डिसिकेशन से। इन सम एल्गी एंड फंगी जाइगोट आर covered with a thick layer of wall that protect it from damage and dissipation। अब यहाँ पर दो वर्ड आया डैमेज एंड डिसिकेशन। तो डैमेज का मतलब समझने में आई होप कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। डिसिकेशन का मतलब समझिए कि कभी कभी इन्वायरमेंट में ऐसा भी होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है। तो उस कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए ये थिक वॉल लेयर जो है वो अपना रोल निभाता है। कि डैमेज कैसे होता है ये तो हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ डैमेज इस तरह से जाइगोट हो जाएगा। डिसिकेशन में क्या होता है कि या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाए, तो उस समय जाइगोट का प्रोटेक्शन करता है ये वॉल लेयर। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए या तो वेरी हाई या फिर वेरी लो टेम्परेचर। आई होप कि आप लोग डैमेज और डिसिकेशन दोनों में क्या अंतर है ये समझ गए होंगे। अब ये पूरा चीज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीनों इवेंट पर है, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो तीनों से हम लोग क्या समझते हैं, तीनों से क्या कंक्लूजन निकला। तो तीनों से कंक्लूजन यही निकला कि चाहे वो बहुत छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो और चाहे वो बहुत बड़ा से बड़ा ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, अगर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उस ऑर्गेनिज्म का स्टार्ट कहीं ना कहीं एक सिंगल सेल जाइगोट से हुआ है। हमारे बॉडी में कितने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल हैं, लेकिन हमारा बॉडी भी एक समय एक सिंगल सेल जाइगोट से ही स्टार्ट हुआ बनना। तो इस चीज को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। रिजल्ट क्या है ओवरऑल कंक्लूजन, कंक्लूजन लिख लीजिए। एवरी सेक्सुअली reproducing organism must has starts their development from a single cell zygote। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो अपना लाइफ का स्टार्ट एक सिंगल सेल जाइगोट से ही किया है। तो आई होप कि आप लोग ये तीनों तरह का इवेंट समझ गए होंगे अच्छे से। अब एक छोटा सा और टॉपिक दिया होता है एम्ब्रायोजेनेसिस, उसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं, इस लेक्चर में हम लोग खत्म कर देंगे। तो
चलिए अब एक छोटा सा और टॉपिक है जिसको भी कवर करना बाकी है, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं और इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नीट का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलिए टॉपिक लगाइएगा, एम्ब्रायोजेनेसिस। नाम से ही आपको सारा चीज क्लियर हो गया होगा। पहला नाम क्या है, एम्ब्रायो, जो कि हम लोग जान रहे हैं, जो हमारा ऑफिस में प्रोड्यूस होगा एम्ब्रायो। और जेनेसिस, जेनेसिस में क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन का बनना। तो एम्ब्रायोजेनेसिस का डेफिनेशन अगर हम लोग लिखना चाहे तो क्या हो सकता है, द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ formation of embryo from जायगोट, यानी कि जायगोट से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन में जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो क्या है, वही है एम्ब्रायोजेनेसिस। अब एम्ब्रायोजेनेसिस के समय क्या क्या चीज होता है ये चीज देखिए, पॉइंट लगाइएगा। ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस सेल डिवीजन and cell differentiation takes place, यानी कि एम्ब्रायोजेनेसिस के समय सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन होता है। अब यहाँ पर दो वर्ड आया है, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। तो पिछले वाले जितने भी लेक्चर्स हम लोग ने 7-8 लेक्चर पढ़े उसमें हम लोग ने देखा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कितना तरह का होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन, ये तो हम जानते हैं। अब सेल डिफरेंशिएशन कौन सा चीज होता है, तो ध्यान से देखिएगा। सेल डिवीजन में हमारा सिंपली क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। यहाँ पर सिंपली हमारा सेल डिवाइड होकर के नंबर में इंक्रीज करता है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से सेल का नंबर बढ़ते जाता है। लेकिन सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू या फिर ऑर्गन टू डू स्पेशल फंक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये जायगोट है, डिप्लॉयड जायगोट, हमेशा डिप्लॉयड ही होता है जायगोट। अब मान लीजिए कि ये माइटोसिस सेल डिवीजन किया और सेल डिवीजन करने के बाद डिप्लॉयड सेल ही बना दिया। अब सेल डिवीजन हो रहा है तो क्या होगा, तो चलिए यहाँ पर लाइट कर गए थे इसलिए मैं आप लोग से माफी मांगना चाहता हूँ। चलिए हम अपने टॉपिक के आगे के ऊपर बढ़ते हैं। तो 2n जो था वो पहले से क्या होता है, जाइगोट पहले से 2n होता है, और अगर वो माइटोसिस डिवीजन अगर करता है तो फिर से 2n ही बना लेता है, ये हम लोग जान रहे हैं। अब डिवीजन हो रहा है तो सेल डिवीजन में क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, यानी कि सेल का नंबर बढ़ता है। तो एक सेल डिवाइड होकर के 2 बनाएगा, 2 से 4, 8, 12, 16 इस तरह से बनते जाएगा। मैं यहाँ पर उतना नहीं करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट मैं बहुत सारा सेल एक बार बनाता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा कि ये सारा डिवाइड होकर के ही बना है। कितना भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो सेल डिवीजन क्या था ये हम लोग समझ चुके हैं, सेल डिफरेंशिएशन के हम लोग ये एग्जांपल ले रहे थे। तो 2n से माइटोसिस डिवीजन करके इतना सारा 2n बना लिया। अब सेल डिफरेंशिएशन का काम क्या होता है कि उस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ सेल्स क्या होते हैं, ग्रुप में कंबाइन हो जाते हैं। जैसे ये 3 सेल मान लीजिए एक ग्रुप में कंबाइन हो गए और कंबाइन होकर के लीवर का सेल बना दिया, लीवर सेल। कुछ सेल आपस में कंबाइन होकर के एपिथेलियम बना दिए, यानी कि बॉडी का आउटर कवरिंग। कुछ सेल आपस में मिलकर के किडनी सेल बना दी, कुछ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सेल आपस में एग्रीगेट होकर के
ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसी प्रोसेस को हम लोग सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंसेस हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक में आगे के ऊपर बढ़ते हैं। हम लोग को कुछ कुछ डिफरेंसेस पढ़ने हैं, जैसे कि ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे कि वो उसका जो जायगोट यानी एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, तो वो किस तरह से होता है, वो बॉडी के बाहर होता है कि बॉडी के अंदर होता है, यानी वीवी पेरस होता है कि ओवी पेरस होता है, उसका हम लोग डिफिनेशन और डिफरेंशिएशन दोनों देखते हैं। चलिए पहले इसको रब करते हैं और डिफरेंस। चलिए अभी ये छोटा सा डिफरेंस है, इसको भी देख लीजिए ध्यान से। तो जो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। तो उस बेसिस पे दो तरह का डिवीजन है। टॉपिक ध्यान से लगा लीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। इसके बेसिस पे दो तरह का डिवीजन है। पहला ओविपेरस ऑर्गेनिज्म और दूसरा है विविपेरस। ओविपेरस और विविपेरस के मतलब आप लोग अच्छे से जानते होंगे आई होप, क्योंकि 9th क्लास में 10th क्लास में हम लोग को ये डिटेल में पढ़ना था। वही चीज अभी हम लोग को यहाँ भी पढ़ना है, लेकिन टॉपिक दिया हुआ है तो हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। तो क्या क्या डिफरेंस है इसको ध्यान से नोट कीजिएगा। पहला पॉइंट अगर हम लोग लगाना चाहें तो क्या हो सकता है, यही हो सकता है कि एम्ब्रायो का डेवलपमेंट एक में आउटसाइड द बॉडी होगा, एक में इनसाइड द बॉडी होगा। तो लिख लीजिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो ओविपेरस है तो आउटसाइड होगा, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। वहीं अगर हम विविपेरस का बात करें तो इनसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या हो सकता है कि ओविपेरस में एम्ब्रायो का फॉर्मेशन किस रूप से होता है, मतलब किस तरह से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। तो ओविपेरस के केस में हम लोग देखें तो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन एग के थ्रू होता है, लेकिन वही अगर हम विविपेरस का बात करें जिसमें कि हम लोग भी आते हैं, तो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन मदर की यूटेरस में होता है। तो ये चीज ध्यान से नोट कर लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो inside the egg, लेकिन इस केस में क्या है, इनसाइड द यूटेरस ऑफ फीमेल, यानी कि फीमेल के यूटेरस में एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो ओविपेरस क्या हो सकता है कि एग में क्या होता है, यल्क प्रेजेंट होता है, YOLK यल्क। इसका मतलब क्या होता है कि जो एग के अंदर जो हम लोग व्हाइट वाला पोर्शन देखते हैं वो एक्चुअली में क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रायो को, तो वही हुआ यल्क। तो क्या लिख सकते हैं कि एग स्टोर फूड एज यल्क, यल्क के फॉर्म में एग फूड स्टोर करता है जिससे कि एम्ब्रायो का नरिशमेंट होता है। तो टॉप ध्यान से पॉइंट लिख लीजिएगा, एग स्टोर्स yolk as reserve food for the development of embryo, यानी कि एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के लिए जो स्टोर फूड होता है वो यल्क के फॉर्म में होता है। लेकिन अगर विविपेरस में देखें तो यहाँ पर मदर बॉडी खुद मदर क्या होती है कि वो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट खुद करती है, मतलब अपना वो जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो अपने एम्ब्रायो में ट्रांसफर करके उसी से खुद का ही नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यंग वंस इज डेवलप्ड बाय
young ones is nourished by या nourished by मदर बॉडी या फिर मदर, यानी कि मदर से क्या होता है, यंग वंस का नरिशमेंट होता है इन केस ऑफ विविपेरस। और क्या एग्जांपल देखें तो ओविपेरस के केस में क्या हो सकता है कि यंग वंस हैच आउट ऑफ द एग। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। हैच आउट का मतलब होता है कि न्यू इंडिविजुअल जो फॉर्मेशन हुआ है उसको आउटर इन्वायरमेंट में एक्सपोज होने के लिए खुद से प्रेशर लगाना पड़ता है, इसी का मतलब होता है हैच आउट। जैसे कि मान लीजिए कि ये एग है, तो इसके अंदर अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि फुल्ली मैच्योर हो चुका है, नरिश हो चुका है, अब वो एग से बाहर आने के लिए एकदम रेडी है, तो ऐसा नहीं कि कोई चीज आकर के या कोई बाहर से प्रेशर लग करके ये एग फूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है उसी को खुद से सेल्फ फोर्स लगाना पड़ेगा बाहर की तरफ, जिससे कि एग क्या होगा, हैच आउट हो जाएगा और बॉडी जो है वो खुद ब खुद अंडा को ब्रेक करके यानी एग को ब्रेक करके बाहर एक्सपोज हो जाएगी सराउंडिंग में। तो हैच आउट का मतलब यही होता है। अब विविपेरस के अंदर क्या है कि वहां तो हैच आउट वगैरह कुछ होता नहीं है, वहां तो डिलीवरी होता है। तो क्या होगा, यंग वंस इज डिलीवर्ड बाय द मदर, young ones is delivered out of the mother's body। यानी कि इस केस में एग का हैच आउट होकर के ऑर्गेनिज्म बाहर आ रहा है, लेकिन इस केस में फीमेल का डिलीवरी होकर के यंग वंस बाहर आ रहा है। अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में हम लोग लास्ट पॉइंट में क्या एग्जांपल लगा लेते हैं। ओविपेरस का बात करें तो ऑल एग लेइंग एनिमल्स आ जाता है। और विविपेरस का बात करें तो मैमल्स का ये एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है कि विविपेरस जो है वो मैमल्स के कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो यंग वंस को डिलीवर करता है ना कि हैच आउट करता है। अब देखिए ये सब तो हम लोग ने एनिमल्स के केस में देख लिया कि क्या क्या किस तरह से एम्ब्रायो का किस तरह से डेवलपमेंट होता है। प्लांट्स के केस में क्या होता है एम्ब्रायोजेनेसिस में, ये चीज हम लोग देख सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है, बस इसको करके खत्म करते हैं। अब प्लांट्स के केस में हम लोग देखते हैं कि एम्ब्रायोजेनेसिस का क्या मतलब होता है। तो टॉपिक लगाइए एम्ब्रायोजेनेसिस इन प्लांट। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि एम्ब्रायोजेनेसिस जो है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन टॉपिक के अंदर में ही है। तो प्लांट में एम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, अब एम्ब्रायो का कैसे कैसे डेवलपमेंट नरिशमेंट होगा ये देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या होगा कि जाइगोट जो है वो एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज जान रहे हैं। अब प्लांट्स का बहुत सारा पार्ट्स होता है जैसे सेपल, पेटल, स्टेमेन, ये सब क्या होगा, फॉल ऑफ हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड, सेपल, पेटल एंड स्टेमेन। फॉल ऑफ हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, ओव्यूल हमारा किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड। फोर्थ क्या हो गया, ओवरी हमारा किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे, घूमते फिरते कोई पूछ ले कि भाई प्लांट्स के केस में पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है, तो आप लोग बता दीजिएगा आसानी से कि जाइगोट एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है, सेपल, पेटल, स्टेमेन फॉल ऑफ हो जाता है प्लांट बॉडी से, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेनली ये दो जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसमें कि सेपल, पेटल और स्टेमेन फॉल ऑफ नहीं होते हैं,
मतलब आफ्टर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होने के बाद भी सेपल, पेटल और स्टेमेन अटैच ही होते हैं प्लांट बॉडी से। तो नोट कर लीजिए कौन कौन से वो फ्लावर हैं। इन टोमेटो एंड ब्रिंजल सेपल, पेटल एंड स्टेमन remains. After post fertilization, यानी कि इस मतलब क्या हुआ इस पॉइंट का कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी इन केस ऑफ टोमेटो एंड ब्रिंजल सेपल, पेटल और स्टेमेन प्लांट बॉडी से अटैच ही रहता है, लेकिन बाकी सारे केस में क्या होता है कि ये फॉल ऑफ हो जाता है। तो अगर आपसे एक्सेप्शन पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें कि सेपल और पेटल स्टेमेन अटैचिंग होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद भी, तो फटाक से बता दीजिएगा टोमेटो और जिंजर। ठीक है, अब एक चीज और लास्ट पॉइंट देख लीजिए कि फ्रूट का क्या होता है। फ्रूट डेवलप हो गया, यानी कि ओवरी से फ्रूट डेवलप हो गया, उसके बाद देखिए फ्रूट develops a layer wall outside the body, यानी कि फ्रूट अपने बॉडी के बाहर एक वॉल बना लेता है, मतलब थिक वॉल बना लेता है जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं। तो ध्यान से ये सारा टॉपिक्स ध्यान से नोट कर लीजिए, ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आउटर लेयर ऑफ फ्रूट को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। इसमें मैंने एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड नोटबुक से उठा के एक एक वर्ड का जो मतलब मुझे ऐसा लगा कि बताना जरूरी हो सकता है, जो बच्चों को नहीं भी पता होगा, तो वो सारा वर्ड मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। तो आज हमारा ये चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12 बायोलॉजी का खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बहुत इंपॉर्टेंट नीट में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियसली, वो हम लोग ईयर बाय सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अप्रोक्स 9-10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं नीट में। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे।